हेलो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 43 ऑफ लक्ष्मीकांत को कवर किया था, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा की थी। आज दोस्तों हम चैप्टर नंबर 44, जिसमें हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी तैयारी आप में से कई सारे लोग कर रहे होंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से हम समझेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में कुछ बातें। फिर हम यूपीएससी के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे रिमूवल के बारे में कि किस तरीके से यूपीएससी के मेंबर्स का रिमूवल होता है। इसके बाद, चूंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते यूपीएससी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और यूपीएससी को एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना होता है। तो कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस हैं जो यूपीएससी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम यूपीएससी के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे यूपीएससी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, यूपीएससी की तस्वीर आप देख सकते हैं। यूपीएससी की ये बिल्डिंग है। यहीं पे आप में से बहुत सारे लोग इस साल अगर मेंस लिख रहे होंगे तो इसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यूपीएससी के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए, यूपीएससी जो है हमारे देश के अंदर एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यानी सेंट्रल लेवल पे जिन जिन भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए रिक्रूटमेंट करने का ये काम करती है। अब चूंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आर्टिकल 315 से लेके 323 के बीच में लिखी हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, यूपीएससी के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यूपीएससी का कोई भी फिक्स्ड स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। यूपीएससी में एक चेयरमैन होगा और इसके अलावा उतने मेंबर्स होंगे जितने प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। अब मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में भी बताया था कि वहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। इसके अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे। अब अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के नंबर्स क्या होंगे, इसको डिसाइड करने की पावर प्रेसिडेंट के पास थी, राइट। सेम चीज़ हम यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि एक चेयरमैन तो होता है और इस चेयरमैन के अलावा बाकी कितने मेंबर्स होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और यूपीएससी के चेयरमैन के सहित बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका अपॉइंटमेंट खुद ब खुद प्रेसिडेंट करता है, खुद ही करता है। ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया है। केवल एक बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है कि यूपीएससी के सारे सदस्यों में से जितने मेंबर्स हैं उनमें से टोटल जो है वो 1/2 मेंबर्स शुड हैव हिल्ड ऑफिस अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। उसमें से आधे से ज़्यादा मेंबर्स ऐसे होने चाहिए या आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी ऑफिस को कम से कम 10 साल तक के लिए उस ऑफिस के पोस्ट को हेल्ड किया है। तभी जाके वो यूपीएससी का मेंबर बन सकते हैं। केवल इसी बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। बाकी मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनकी क्या एज होनी चाहिए, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चर्चा नहीं है। अब देखिए, चूंकि यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगे इसको भी प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करेगा। ठीक है। अब जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनका टर्म की अगर हम बात करें तो उनका टर्म दोस्तों 6 साल होता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसके बाद वो अपना ऑफिस को खाली कर देंगे। अब इस 65 ईयर्स ऑफ एज को हम एज ऑफ सुपर एन्युएशन भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो इसको हम सेवानिवृत्ति की आयु कहते हैं। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की एज। तो जिस एज पे कोई भी ऑफिशियल जो है वो रिटायर होता है उसको हम एज ऑफ सुपर एन्युएशन कहते हैं। यहाँ पे बस मैंने जानकारी के लिए लिख दिया है। तो यूपीएससी के मेंबर्स का टर्म 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज ये होता है। अब वो अपने मेंबरशिप के अपने टर्म के पूरा होने से पहले भी प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकता है, लेकिन रिमूव करने का क्या प्रोसेस होगा, क्या मैनर होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अब क्या प्रोसेस होगा अभी हम आगे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ यूपीएससी के बारे में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप देखें कि प्रेसिडेंट जो है वो यूपीएससी के किसी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट भी कर सकता है, और ये दो केसेस में कर सकता है। पहला केस, जब जो चेयरमैन का ऑफिस है वो वेकेंट हो तो प्रेसिडेंट किसी यूपीएससी के मेंबर को एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है। और दूसरा, जब चेयरमैन अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में अनेबल हो,
सक्षम नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में भी प्रेसिडेंट चाहे तो यूपीएससी के किसी मेंबर को एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको कंपोजिशन में ध्यान में रखनी थी। अब आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि अभी करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूपीएससी के मेंबर्स के रिमूवल का प्रोसेस। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट के पास इस बात की पावर है कि वो यूपीएससी के किसी मेंबर को उसके टर्म पूरा होने से पहले रिमूव भी कर सकता है, राइट? तो अब इसी रिमूवल के प्रोसेस को जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी यूपीएससी के मेंबर को रिमूव केवल और केवल प्रेसिडेंट कर सकता है। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे रिमूव करने के लिए, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर यूपीएससी का कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो जाता है, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। फिर यूपीएससी का कोई भी मेंबर अपने ऑफिस से बाहर जाके किसी जो एम्प्लॉयमेंट में अगर अपने आप को इंगेज करता है, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को इंगेज करता है, तो भी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। साथ ही साथ अगर यूपीएससी का कोई मेंबर फिजिकली और मेंटली अनफिट है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। तो ये 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें प्रेसिडेंट के पास इस बात की पावर आ जाती है कि वो यूपीएससी के किसी भी मेंबर को रिमूव कर सके। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो रिमूव कर सकता है उस पावर पे भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन बेसिस पे ही किसी भी यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव कर सकता है। अब इससे क्या होता है कि यूपीएससी के मेंबर्स का इंडिपेंडेंस सिक्योर होता है ना? तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट जो है वो ऊपर इन 3 ग्राउंड्स के मेंशन के अलावा, इन 3 ग्राउंड्स के अलावा मिसबिहेवियर के बेस पे भी यूपीएससी के चेयरमैन को या उसके किसी अदर मेंबर को रिमूव कर सकता है। लेकिन इस रिगार्ड में थोड़ी सी लिमिटेशन है, जैसे कि जब मिसबिहेवियर के तौर पे, मिसबिहेवियर की वजह से यूपीएससी के किसी मेंबर या चेयरमैन को जब प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, तो इस मैटर को वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस रिमूवल को अपहोल्ड किया है, अगर मान्यता दे दी है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उस ऑफिस जो उस मेंबर है उसको रिमूव किए छोड़ देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उसको गलत तरीके से हटाया गया है अपने पोस्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को मिसबिहेवियर के आधार पे हटाने की जो कोशिश थी उसको सही माना, तो फिर प्रेसिडेंट उस यूपीएससी के मेंबर को हटा देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि प्रेसिडेंट द्वारा यूपीएससी के किसी भी मेंबर को गलत तरीके से हटाया गया, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर ये डिसीजन बाइंडिंग होगा, ठीक है? अब मिसबिहेवियर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देखो किस तरीके से बताया। सबसे पहला कि कोई भी यूपीएससी का मेंबर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में कंसर्न्ड हो या इंटरेस्टेड हो, तो फिर इसको मिसबिहेवियर माना जाएगा। या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से उस मेंबर को प्रॉफिट हो रहा हो, तो भी ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। तो मिसबिहेवियर को इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों हमने देखा था रिमूव करने का क्या प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के मेंबर्स का। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को वो अपहोल्ड कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिन विजन्स को देखा था उन विजन्स को वो फुलफिल कर सके, है ना, उन सारे सपनों को वो साकार कर सके। तो इसके लिए यूपीएससी या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी इस बात को ध्यान में रखा था और उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जो हम यूपीएससी का इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के चेयरमैन को या मेंबर को केवल उन्हीं ग्राउंड के बेस पे हटाया जा सकता है जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके अलावा और किसी भी तरीके से यूपीएससी के मेंबर्स को या चेयरमैन को नहीं हटाया जा सकता। अब इससे फायदा ये होता है कि यूपीएससी के जो भी मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं, वो बिना किसी डर के अपने सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, बिना अपने पोस्ट से हटाए जाने के डर के अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करेंगे।
इसके बाद दूसरा जो प्रोविजन है जो हमारे यूपीएससी के मेंबर्स के या यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशन के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो ये कि यूपीएससी के मेंबर्स का एक बार अपॉइंटमेंट अगर हो जाता है तो उस अपॉइंटमेंट के बाद उनको जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस मिली हुई है उसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं किया जाएगा, उसमें कोई भी कमी नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ आप देखें कि यूपीएससी का जो एंटायर एक्सपेंस है, जितना भी खर्चा है, टोटल खर्चा हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है। अब देखिए, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको निकालने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। इनको राष्ट्रपति बिना पार्लियामेंट में वोटिंग करवाए निकाल सकता है। तो यूपीएससी के मेंबर्स को अपनी सैलरीज कट होने का या अपनी सैलरीज नहीं मिलने का ऐसा कोई भी डर उनके मन में नहीं रहता है, जिस वजह से वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी चीज थी जो यूपीएससी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है। अगली चीज ये है कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंदर में कोई भी अगले एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि अगर कोई पर्सन एक बार यूपीएससी का चेयरमैन बन गया तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट को होल्ड नहीं कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगला जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो केवल और केवल यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या एसपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। इसके अलावा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी दूसरे एम्प्लॉयमेंट को होल्ड नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में ये रखनी है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। यानी अगर उन्होंने अपना एक टर्म पूरा कर लिया तो एक मेंबर केवल और केवल पूरे लाइफ टाइम में वन टाइम के लिए ही यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने वाले कुछ प्रोविजंस थे। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि क्यों ये प्रोविजन इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, तभी जाके आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो आप अगर आपको दोस्तों कहीं पे भी दिक्कत होती है तो उसको बैक करके दोबारा सुने, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के फंक्शंस की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए होंगे। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो यूपीएससी करती है, आइए हम इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, सेंट्रल सर्विसेज हो गया, या बाकी कई सारे और भी पोस्ट हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इन सब के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना और रिक्रूटमेंट करना, ये यूपीएससी का सबसे पहला फंक्शन है। इसके अलावा यूपीएससी रिक्रूटमेंट का मेथड क्या हो, रिक्रूटमेंट का फ्रेमिंग किस तरीके से हो, रिक्रूटमेंट का रूल्स क्या हो, इन सब मैटर्स पे गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है। इसके साथ साथ यूपीएससी जो है वो सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज के रिक्रूटमेंट में भी गवर्नमेंट को असिस्ट करता है कि इंटरव्यू के माध्यम से किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाए। इसके साथ साथ जो एक सर्विस से दूसरे सर्विस में ट्रांसफ़र होता है या प्रमोशन होता है, इस प्रमोशन में भी यूपीएससी सरकार को एडवाइस करती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट में डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं जिससे जो सिविल सर्वेंट्स को अफेक्ट करते हैं या जो यूपी गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो इन सारे डिसिप्लिनरी मैटर में भी यूपीएससी जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट करता है। जब भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी क्रिएट होता है तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप देखें कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यूपीएससी को कोई एडिशनल फंक्शन दिया है तो वो भी यूपीएससी उसको पूरा करेगा। साथ ही साथ पार्लियामेंट ने एक्ट बना के अगर यूपीएससी को कोई नया काम दे दिया है तो फिर यूपीएससी इस काम को भी अच्छे तरीके से पूरा करेगी। तो ये सारे फंक्शंस थे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि अगर सरकार ने यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन नहीं किया या यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन में कुछ इरेगुलरिटी हमें देखने को मिली, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी के साथ कंसल्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविजन है, गवर्नमेंट के द्वारा जब यूपीएससी से कंसल्ट करने का जो प्रोविजन है वो केवल और केवल डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहीं से सवाल बनता है, ये आपको स्टेटमेंट देके पूछ दिया जाएगा कि गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी से कंसल्ट करना मैंडेटरी है, तो आपको ध्यान में रखना है ये मैंडेटरी नहीं है, ये केवल और केवल डायरेक्टरी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी हर साल
प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखवाता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। तो ये दोस्तों हमने बात की यूपीएससी के फंक्शंस की। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के लिमिटेशंस की। देखिए, इतने सारे फंक्शंस को पूरा करने के बावजूद यूपीएससी का अपना लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को हम छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएससी का एडवाइजरी नेचर। देखिए, यूपीएससी केवल और केवल एक एडवाइजरी बॉडी है। इसके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं उनको रेस्पेक्ट तो किया जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यूपीएससी का ज्यूरिसडिक्शन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि यूपीएससी का जो रोल है वो केवल मेनली जो आप देखेंगे रिक्रूटमेंट और डिसिप्लिनरी मैटर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये अपने जिस लोगों को ये रिक्रूट करती है उनके सर्विस कंडीशन से, उनके कार्डर मैनेजमेंट से, उनके पे फिक्सेशन से, इन सारी चीज़ों से यूपीएससी डील नहीं करती है। तो उसका ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी लिमिटेड है। तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा आप देखेंगे कि आर्टिकल 320 का सब क्लॉज 3 कहता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ रेगुलेशंस बना सकता है जो इस बात को स्पेसिफाई करेगा कि किन मामलों में यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाए। तो अब इससे क्या होता है, यूपीएससी का जो रोल है वो और भी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यूपीएससी ने जो भी अपना एडवाइस गवर्नमेंट को दिया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड करती है। यूपीएससी खुद से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकती अपने रिकमेंडेशन को वो करने के लिए, लागू करने के लिए, है ना। इसके अलावा यूपीएससी जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के लिए भी जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट जैसे बजट एलोकेशन, इन सब के लिए भी वो एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड करती है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट के ऊपर इनका डिपेंडेंस है वो ज़्यादा होता है और इस वजह से इनकी जो फंक्शन है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उस रोल में थोड़ा सा हमें लिमिटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यूपीएससी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये खुद से कोई भी रिफॉर्म नहीं ला सकते। फाइनल पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहती है कि इन रिफॉर्म्स को किस तरीके से लागू करना है और कब लागू करना है। तो यूपीएससी केवल और केवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सजेशन को सजेस्ट कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सर्विसेज भी हैं जिनको कि यूपीएससी के दायरे से बाहर रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है ना। जैसे आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें सेंट्रल सर्टेन स्पेशलाइज्ड पोस्ट होते हैं, इन सब मामले में यूपीएससी से सहायता नहीं ली जाती और प्रेसिडेंट जो है इन सारे मामलों को यूपीएससी के परव्यू से बाहर रखता है रेगुलेशंस बना के। आपको ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट रेगुलेशन बना के कुछ सर्विसेज को यूपीएससी के परव्यू से बाहर रखता है। तो अब इसके अलावा आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो यूपीएससी है, लेकिन इसका जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो प्रभाव है, वो गवर्नमेंट के विलिंगनेस पर डिपेंड करता है कि इसके रिकमेंडेशन को किस हद तक फॉलो किया जाए। यूपीएससी खुद से, मैंने जैसा आपको बताया, खुद से कोई भी रिफॉर्म के लिए इनिशिएटिव नहीं ले सकती है। अब देखिए, यूपीएससी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स को भी सजेस्ट किया गया है, ताकि यूपीएससी का जो केवल रिक्रूटमेंट का जो रोल है, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रोल तक एक्सपेंड किया जा सके, साथ ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूपीएससी के रोल को एक्सटेंड किया जा सके। तो ये दोस्तों कुछ लिमिटेशंस थे यूपीएससी के, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट रेगुलेशन बना के चाहे तो कुछ सर्विसेज को यूपीएससी के परव्यू से बाहर रख सकता है। तो प्रेसिडेंट जब भी ऐसा रेगुलेशन बनाएगा तो इस रेगुलेशन को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा कम से कम 14 दिन के लिए। ठीक है, अब इसी प्रोविजन के तहत प्रेसिडेंट ने एक रेगुलेशन बनाया जिसका नाम है यूपीएससी एग्जेम्पशन फ्रॉम फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन 1958। तो इस रेगुलेशन के तहत कई सारे सर्विसेज को जो प्रेसिडेंट है वो यूपीएससी के प्रीव्यू से बाहर रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूपीएससी के बारे में कुछ ट्रिविया डाल दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको वनडेज एग्जाम में काम आ सकती हैं। जैसे यूपीएससी जो है वो अपने टाइप का हमारे देश में ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक है ना। और इसको पहली बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था। आप जब देखेंगे कि 1919 का जब मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया था, हम इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, तो इसमें एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात थी। तो इसी पब्लिक सर्विस कमीशन की को ध्यान में रखते हुए 1926 में जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होता है, तो उसी दिन से ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कन्वर्ट हो जाता है।
जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसके पहले चेयरमैन थे सर रॉस बार्कर, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में यूपीएस माफ कीजिएगा यूपीएससी के सबसे पहले चेयरमैन थे एच के कृपलानी, जो 1947 से 1949 तक रहे थे। अब यूपीएससी हमारे देश में अकेले 24 सर्विसेज के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जिसमें आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, है ना। इसके अलावा कई सारे एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज है, इन सारे एग्जाम्स को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो आपके वन डेज एग्जाम में काम में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के रोल की। देखिए, यूपीएससी का हमने फंक्शन देखा, यूपीएससी का हमने लिमिटेशन देखा। तो इन सारे फंक्शन और लिमिटेशन को देखते हुए यूपीएससी के रोल के बारे में अगर हम बात करें, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, केवल और केवल। बाकी जो सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी हमारे देश में है वो है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अब दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यूपीएससी के जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो नेचर में एडवाइजरी होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। तो इससे भी इसके रोल में इसका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। इसके साथ साथ जब 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इमरजेंस हुआ, तो इसकी वजह से भी जो डिसिप्लिनरी मैटर था, इसमें भी यूपीएससी का जो रोल था उसमें थोड़ा सा हमें देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, चूंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट, और सीवीसी जो है वो अभी तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक कानून बना के बनाई हुई बॉडी है, लेकिन जब इसको 1964 में बनाया गया था तो 1964 में ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी केवल और केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनती है। तो चूंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इस मामले में यूपीएससी को थोड़ा सा एज जरूर मिलता है। लेकिन सीवीसी के आने के बाद से हम देखते हैं कि यूपीएससी के हालांकि डिसिप्लिनरी मैटर में जो रोल था उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट हमें जरूर देखने को मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने उन सारे आर्टिकल्स को लिख दिया है, और उन सारे आर्टिकल्स में कौन कौन सी बातें हैं उसको लिख दिया है जो कि आपके यूपीएससी से रिलेटेड है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक मैंने आपको बताया, यूपीएससी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेरी टेलीग्राम चैनल से तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी चर्चा का दोस्तों कंक्लूजन हमारा ये रहा, हमने यूपीएससी के फंक्शंस को देखा, हमने यूपीएससी के रोल को देखा, हमने यूपीएससी के लिमिटेशंस को भी देखा। तो इन पूरी डिस्कशन का हमारा निष्कर्ष क्या है? यूपीएससी हमारे देश में फेयर और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को इंश्योर करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। हालांकि इसके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो लार्जली एडवाइजरी नेचर के हैं, इनका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है ना। अपने रिकमेंडेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो रोल है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके फंक्शनल ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा स्वायत्तता, इसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, ताकि यूपीएससी का जो रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एन्विजन किया था उस रोल को ये यूपीएससी बिना किसी रोक टोक के अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाए, है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आज का ये हमारा चैप्टर जो था वो बहुत डिटेल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और इसमें जो भी ज़रूरी बातें थी दोस्तों मैंने सबको आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इससे बाहर कहीं भी आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो मैंने जितना भी करंट एस्पेक्ट था, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट बनते थे, उन सबको कवर किया है इस लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। दोस्तों, इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।